A very good morning to the students of class 12th. This is our unit number 5, organizing. In our last lecture, we have discussed the process of organizing. This is our lecture number 14. In this, we are going to discuss the topic that is importance of organizing. First point in our importance is of organizing. See, the very first point is benefits of specialization. It's lead to systematic allocation of jobs among the workforce. See, मैंने आपको जब ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस बताई थी उस टाइम पर मैंने आपको बताया था सबसे पहला दैट इज वर्क डिवीजन ऑफ वर्क. तो वही एक चीज़ है जो आपको स्पेशलाइजेशन लेके आने में हेल्प करती है. क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से जॉब्स को किस में डिवाइड कर देते हैं, वर्कफोर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर जॉब्स, छोटी छोटी जॉब्स के अंदर एक बहुत बड़े टास्क को हमने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और इन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग इंडिविजुअल्स को एलोकेट कर दिया. तो जिससे क्या होगा, रिड्यूसेस वर्कलोड जो इतना बड़ा था वो किसी एक छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगा, बहुत माइन्यूट से पार्ट्स में आ जाएगा. तो वो जो माइन्यूट पार्ट्स में वर्कलोड हमारा जो डिवाइड हो गया है उससे क्या होगा, एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी, काम को करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी. कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि ये डिवीजन क्या करेगा, हमें किसी एक टास्क के अंदर क्या कर देगा, परफेक्ट बना देगा. और ये जो परफेक्शन है, ये जो परफेक्ट एबिलिटी है जो हमारे काम के अंदर हमारी आ जाएगी, इसकी वजह से हमें उसी काम को करने में, जिस काम को करने में पहले हमें 10 मिनट लग रहे थे, उसी काम को करने में अब हमें 8 मिनट्स लगेंगे. एक शू मेकिंग कंपनी, ओके, शू मेकिंग कंपनी में एक इंडिविजुअल जो है वो सोल बनाएगा, एक इंडिविजुअल जो है कटिंग करेगा, एक इंडिविजुअल जो है वो स्टिचिंग करेगा, जितना भी फैब्रिक जो कटा हुआ है, एक इंडिविजुअल जो है वो पैकिंग करेगा. जब आपके पास में हर एक काम को करने के लिए अलग अलग लोग डिसाइडेड हो जाएंगे और एक इंसान को सिर्फ एक ही जैसा काम करना है, तो वो क्या करेगा, उसी काम को रेगुलर कर करके क्या हो जाएगा, उस काम में परफेक्शन ले आएगा. और उसी परफेक्शन की वजह से जहाँ पहले उसे उसी काम को करने में 10 मिनट लगते थे, वहीं धीरे धीरे परफेक्शन आने की वजह से उसी काम को करने में अब उसे 8 मिनट्स भी लगेंगे और काम के अंदर उसकी क्वालिटी भी जो है वो इम्प्रूव होगी. और वो जो क्वालिटी इम्प्रूव होगी ना, वो क्या करेगी, हमारी एफिशिएंसी को एनहांस करेगी, हमारे वर्क की एबिलिटीज को एनहांस करेगी. इसी वजह से मैंने कहा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. एक ही इंसान एक ही काम में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है. हमारे सेकंड पॉइंट पे दैट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में उसमें मैंने बताया भी था कि हम क्या करते हैं, वर्क को इजीली हर एक टास्क को इंडिविजुअल्स को डिवाइड करके दे देते हैं और असाइन कर देते हैं हर एक इंडिविजुअल को कि ये काम को डी करेगा, इस काम को सी करेगा, इस काम को बी करेगा, इस काम को ए करेगा. और हर एक को उसके लिए क्या मिलती है, अथॉरिटीज़ भी मिलती हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती हैं. और उन्हीं अथॉरिटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे वो अपने अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं. और जिस टास्क को उन्हें परफॉर्म करने मिलता है उसी टास्क के ऊपर उनके हेड्स भी होते हैं, सुपीरियर्स भी होते हैं, और उसी टास्क के लिए उनके नीचे सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं. तो वो क्या करते हैं, उनके बीच भी एक अच्छा रिलेशन फ्रेम करते हैं. तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हो कि आपके वर्क के बीच में आपके पास काफ़ी क्लैरिटी होती है कि किसको क्या काम करना है. सबके काम, सबके रोल्स डिसाइडेड है. तो जब सबके रूल्स डिसाइडेड है, सबकी अथॉरिटीज़ डिसाइडेड है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइडेड है, तो कोई भी किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा. सब अपने अपने काम को अच्छे से करेंगे, बेटर तरीके से करेंगे. आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. सी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पॉसिबल होगा, जब आपने जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है ना इंडिविजुअल्स को, जो ड्यूटीज़ उनको परफॉर्म करनी है, लाइक सोल कटिंग हो गया, या फिर शूज़ की मेकिंग हो गई, या फिर शूज़ की पैकिंग हो गई, ये जो अलग अलग टास्क, ये जो अलग अलग ड्यूटीज़ आपने असाइन की है ना जॉब से रिलेटेड इंडिविजुअल्स को, वो क्या हेल्प करेगा, उनको अवॉइड करने में हेल्प करेगा. क्या, कन्फ्यूजन. जो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि कौन सा काम मुझे करना है और कौन सा काम बी को करना है, कौन सा काम ए के लिए है और कौन सा काम बी के लिए है, इसका कन्फ्यूजन उनके लिए लाइफ में क्लियर हो जाता है. उन्हें पता होता है कि मेरा काम तो सोल की कटिंग है और बी क्या करेगा, उसको स्टिच करेगा. जैसा कि मैंने बताया कि अगर कंफ्यूजन कम हो जाएगा ना, कौन सा काम किसने करना है, किसने क्या काम करना है, ए का काम ए के पास है, बी का काम बी के पास है, सबको अपने अपने ड्यूटीज असाइन कर दी जाएंगी, तो कोई भी किसी का काम नहीं करेगा. ए जो है अपना ही काम करेगा, बी जो है अपना ही काम करेगा, और सब अपना अपना काम करेंगे. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एंड्स विद प्रॉपर एग्जीक्यूशन और
कंप्लीशन ऑफ वर्क, आपका काम भी टाइम पर खत्म होगा। ऑल्सो द वेरी नेक्स्ट थिंग इज कि आपका जो रिलेशनशिप फ्रेम हुआ है ना दो इंडिविजुअल्स का, ए और बी का, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा क्लियर होगा कि किसको क्या काम करना है और किसको क्या काम नहीं करना है। और वो जो क्लैरिटी है आपके रिलेशनशिप में, उसी की वजह से क्या होगा, प्रॉपरली आप अपने वर्क को क्या कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी, जैसा मैंने बताया ऊपर वाले टास्क में कि डुप्लीकेशन जो है वर्कफोर्स का वो हम नहीं करते हैं, क्योंकि सबके टास्क उनको अलॉटेड होते हैं, तो सब अपना अपना ही काम करते हैं। इसकी वजह से ना तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ना ही काम की ओवरलैपिंग होती है, ना ही काम का डुप्लीकेशन होता है। जब काम की डुप्लीकेशन नहीं होगी, काम की ओवरलैपिंग नहीं होगी, किसी के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है, सबको क्लियर होगा, तो क्या होगा, सब अपने अपने काम के ऊपर लग जाएंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ काम करेंगे और यहाँ वहाँ की कंफ्यूजन से या डाउट से अपने आप को बॉगल नहीं करेंगे, और इसी वजह से हम अपने रिसोर्सेज के वेस्टेज से भी बच जाएंगे। यानी अगर ए को कोई एक काम दे दिया, बी को कोई एक काम दे दिया, सी को कोई एक काम दे दिया, तो डी जो है वो रिमेनिंग जो वर्क है वो हम डी को दे सकते हैं, या फिर अगर कुछ और काम भी बच जाता है तो उसको ई को अलॉट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारा काम भी हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। ऑल्सो द वेरी नेक्स्ट थिंग जो हम करने वाले हैं वो है कि ए के साथ बी, बी के साथ सी, सी के साथ डी और डी के साथ ई, इन सब का आपस में एक रिलेशन भी हमने फ्रेम कर दिया, जिसकी वजह से ना तो किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, ना ही कोई एक किसी दूसरे के काम को करने के लिए कोशिश करेगा। सबको अपने अपने काम पता है, सब अपने अपने काम के अंदर ही इन्वॉल्व रहेंगे। So very next fifth point we have is adopting to change. See, प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। एवरी नाउ एंड देन हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंज होता रहा है, एंड वो भी किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। जब मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ाया था स्टूडेंट्स, तब मैंने आपको बताया था कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो कीप ऑन चेंजिंग होता है, और वो इसीलिए चेंज होता रहता है हर डे बाय डे, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो बिजनेस है दैट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड ड्यू टू इट्स एक्सटर्नल फोर्सेज। लाइक टेक्नोलॉजी आप लगा लो, टेक्नोलॉजी एवरी नाउ एंड देन चेंज होती रहती है। कंज्यूमर्स लगा लो आप, कंज्यूमर्स की वजह से भी हमारा काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं हमें अपने प्रोडक्ट में करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की चॉइसेस चेंज होती है, कंज्यूमर अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं। कंज्यूमर्स के बाद आप अपने सप्लायर्स लगा लो, आपके जो सप्लायर्स हैं वो क्या करते हैं, हर बार एक नया डिमांड रेज करते हैं कि हमें पोस्ट डेटेड चेक दो, हमें आप जो है कुछ पेमेंट जो है एडवांस में करो। इसी तरीके से आपके बिजनेस को क्या चाहिए कि आप उन चेंजेस को अडॉप्ट करने स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, या यूं कहें कि ऑर्गेनाइजिंग से हम क्या सीखते हैं कि हमें किस तरीके से जो आने वाले चेंजेस हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनके लिए कैसे रेडी हो सकते हैं। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजिंग में हम और करते क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं और उनके साथ में हम मिल करके ये करने की कोशिश करते हैं हम अपने काम को ठीक तरीके से कैसे टाइम पर एफिशिएंसी के साथ, बेस्ट एफिशिएंसी के साथ पूरा कर सकें। तो इसमें हमें हेल्प क्या मिलेगी कि एक्सटर्नल फोर्सेस से, एक्सटर्नल फैक्टर से जो कुछ भी इन्फ्लुएंस हमारे बिजनेस पे हो सकता है, उस इन्फ्लुएंस के बारे में हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना आ जाएगा। क्लियर? तो उस प्रिपरेशन से हमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि हम अपने बिजनेस में आने वाले जो भी चेंजेस हैं उनके लिए एडवांस में चेक्ड रहेंगे, एडवांस में प्रिपेयर्ड रहेंगे, एंड दैट इज ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट अप वी हैव इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। सी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कैसे होगा? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में, या यूं कहें ऑर्गेनाइजिंग में, हम क्या करते हैं, पीपल्स का ही तो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, पीपल्स को ही तो एलोकेट करते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को तो यूज़ करते हैं और थिंग्स को अरेंज करना सीखते हैं। दो चीज़ों में से पीपल जो है, यानी कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है आपके लिए? ह्यूमन रिसोर्स जो कि आपका थिंकिंग, एक्चुअल वर्किंग जो आपकी होती है वो ह्यूमन रिसोर्स से होती है। जब आप
आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को छोटे छोटे कैप्शंस में काम डिवाइड कर देंगे तो वो छोटे छोटे कैप्शंस में जो डिवाइडेड वर्क है ना, उसकी वजह से क्या करोगे आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को और अच्छे से यूटिलाइज करना सीख लोगे। अब जैसे मैंने आपसे ये कहा कि छोटे छोटे पार्ट्स में काम डिवाइड हो गया, तो किसका वर्कलोड कम हुआ? मैनेजर्स का वर्कलोड कम हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में काम डिवाइड करके दे दिया। अब जब मैनेजर्स का वर्कलोड कम होगा तो वो किस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे? अब वो और ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस टॉपिक का करना है, क्या नया इनोवेटिव आइडिया हम मार्केट में ला सकते हैं, या क्या नया प्रोडक्ट हम मार्केट में एक ला सकते हैं जिसकी वजह से हमारा मार्केट का शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाए, या मार्केट में जो हमारी गुडविल है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ के डिस्प्यूट्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को और नए नए पर्क्स या बेनिफिट्स जो हैं वो दे सकते हैं। इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अब मैनेजर्स ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। क्यों सोच पाएंगे? क्योंकि उनके पास में अब एक स्पेस है, अब एक टाइम है कि वो अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब दूसरे सबऑर्डिनेट्स को अथोराइज कर चुके हैं, जब अपने काम को डेलीगेट कर चुके हैं नीचे वाले लोअर लेवल के लोगों को, तो अब वो बड़े एस्पेक्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसके ऊपर कि मैनेजमेंट या मैनेजर्स ही ध्यान दे सकते हैं, अब वो उनके ऊपर ध्यान दे पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स होता है इससे। पर्सनल्स का डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट की तरफ अब ध्यान देंगे मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को किसको दे दिया? एम्प्लॉयज को दे दिया। तो अगर एम्प्लॉयज काम करेंगे तो मैनेजमेंट क्या काम करेगी? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए काम करेगी, जिसमें कि एम्प्लॉयज आ गए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर आ गया, मार्केट शेयर आ गया, ये सारी चीजें। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो हमारा आज का है 7th पॉइंट, दैट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या चाहते हैं? हम आज एक फर्स्ट ईयर में जब हमने पहले साल में जब हमने अपना ईयर स्टार्ट किया है बिजनेस का, तो हमें शायद कुछ ही गेन हो पाता है, बहुत कम, थोड़ा गेन होता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर हम क्या सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़े, थर्ड ईयर हम सोचते हैं और ज़्यादा बढ़े, फोर्थ ईयर और भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी तरीके से मोर प्रॉफिट के बारे में हम सोचते रहते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हमें कैसे हो पाएगा, उसके लिए भी हम प्लान्स बनाते रहते हैं। वो कैसे हो पाएगा? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी ऑर्गेनाइजिंग जब आपकी प्रॉपर हो जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग आपको हेल्प करता है कि कैसे आप वर्क फोर्स को ठीक तरीके से यूज़ करोगे, कैसे आप कितना काम किन किन लोगों को डिवाइड करोगे, कितने काम को आप कितने टाइम में मिनिमम लॉट में अप्रूव कर पाओगे, मिनिमम लॉट में उस काम को कर पाओगे। ये सारी चीज़ें जो हम ऑर्गेनाइजिंग में सीखते हैं। कैसे सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन होना चाहिए, कैसे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ये सारे काम हमारे ऑर्गेनाइजिंग में होते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा? ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ाने में, उसकी और फ्यूचर की ग्रोथ में। एंड डाइवर्सिफिकेशन। सी डाइवर्सिफिकेशन, लेट मी टेल यू स्टूडेंट, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि पहले जैसे आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे थे, वन प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप 2 या मोर प्रोडक्ट्स को बना सकते हो, 2, 3, 4, कितने भी प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। जैसे पहले आप शैम्पू ही बना रहे थे, अभी आप कंडीशनर भी बना सकते हो, सोप भी बना सकते हो, ऑयल भी बना सकते हो। इस तरीके से उसे कहते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन या ग्रोथ है, कंपनी किन किन तरीके से, किन किन फॉर्म्स में कर सकती है, कैसे कैसे? देखिए, पहला तो जॉब की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में पहले आपके पास में 100 एम्प्लॉयज़ थे, जैसे सपोज करो, अभी आप 110 एम्प्लॉयज़ को ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपने पहले 100 एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ऑपरेट किया ऑर्गेनाइजिंग में, तो अब आप 110 एम्प्लॉयज़ तक की बढ़ाने की कोशिश करोगे। डिपार्टमेंट्स, आप अलग अलग लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं, उनके डिपार्टमेंट्स के लेवल के ऊपर आप उनका थोड़ा बेटरमेंट कर सकते हो। प्रोडक्ट लाइन का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो फंक्शन बेस्ड, एंड डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो डिपार्टमेंट्स बेस्ड। जैसे कि अगर प्रोडक्ट्स आपने अलग अलग बनाए तो प्रोडक्ट्स की लाइन के अकॉर्डिंग आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स कर दिया, अलग अलग तरीके से वर्कलोड को डाल दिया, तो उसके अंदर भी आप एक्सपेंशन कर सकते हो। जियोग्राफिकल टेरिटरीज, यानी कि पहले एक हमारी जो कंपनी थी वो इंडिया ओनली में थी, अब इंडिया से बाहर US या अदर कंट्रीज में भी जाकर के हमारी कंपनी जो है वो वहाँ पर अपनी फ्रेंचाइजी को ओपन कर रही है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में ही काउंट करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हमने कवर किया है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को। ठीक है, इसके अंदर हमने मेनली 7 पॉइंट्स को कवर किया है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।